तो जो जस्ट इसके पहले का वीडियो आया था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैंड रिटन नोट्स पार्ट 2, उसमें हमने पढ़ा था द इंग्लिश पीरियड की चौसर के टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि पहले क्या था कि फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड, इस तरीके से। क्योंकि जो स्टार्टिंग में तो चौसर ने फ्रेंच वर्क को ही ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, देन सम इटालियंस वर एंड आफ्टर देन इंग्लिश पीरियड खुद चौसर ने लिखना इंग्लिश में स्टार्ट किया। तो ये जो इसमें रिमार्केबल वर्क था कैंटरबरी टेल्स, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है, और ये वर्क इनकम्प्लीट रह जाता है क्योंकि उनकी डेथ की वजह से। तो इसके बाद हमने यहाँ तक उस वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं आपने देखा है तो उसको जा कर के वॉच कर लीजिएगा। बट अब कम ऑन द नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके बाद हमें पढ़ना है एक्चुअली, वेट अ मिनट, विलियम लैंगलैंड को। क्योंकि चौसर के बाद उस पीरियड में अगर कोई भी रिनाउंड राइटर हुआ था तो दैट वाज द विलियम लैंगलैंड, हु स्टैंड्स नेक्स्ट ओनली टू चौसर। तो बट इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच रत्नेश चौधरी जी, हु कमेंटेड मी एंड सेड टू मी दैट यस मैम प्लीज़ कंटिन्यू सच टाइप ऑफ क्लासेस। तो इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं, रियली जो अप्रिशिएशंस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं टू पोस्ट सम मोर वीडियोज़ एंड रिलेटेड कंटेंट। तो समझ में आता है कि हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स को किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो इस तरह के जो कमेंट होते हैं वो रियली मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट की, और आपको क्या लिटरेचर में देखना है, कौन से वीडियोस चाहिए। तो उससे क्या होता है, हम एक प्रॉपर राइम एंड रिदम में वर्क करते रहते हैं, एंड I feel stay motivated. Only this I want to share with you all. So now let's start today's video. So this will be the part 3 of history of English literature. तो हम इसमें पढ़ते विलियम लैंगलैंड, जो कि चौसर के बाद इम्पोर्टेंट राइटर थे उस टाइम पर 14th सेंचुरी में। तो विलियम लैंगलैंड स्टैंड्स नेक्स्ट ओनली टू चौसर. He denounces the rampant corruption in the church and mocks at those who shun honest work, the drunkard and the oppressor, the tradesman who cheats and the preacher who counsels one thing and follows another. एक्चुअली क्या था, जो विलियम लैंगलैंड ने बहुत ज़्यादा डिनाउंसेस मतलब भर्त्सना की, निंदा की। किस चीज़ की निंदा की? जो उस समय रैम्पेंट मतलब प्रचंड, प्रचंड से इट मीन्स जो मतलब बहुत ज़्यादा एविल, जो बुराई हो और एक बड़े पैमाने पर व्याप्त हो, तो उसके लिए रैम्पेंट वर्ड यूज़ होता है कि जो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था, रैम्पेंट करप्शन, प्रचंड भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो बुराई थी इतनी ज़्यादा वो व्याप्त थी उस समय। इन द चर्च, कहाँ पर थी? चर्च में था भ्रष्टाचार। एंड मॉक्स एट दोज हु शन ऑनेस्ट वर्क, तो विलियम लैंगलैंड उन पर हंसते हैं, उन पर उनकी निंदा करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, या कह दीजिए उन पर सटायर करते हैं। किस पर? जो चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन व्याप्त था, और वो लोग जो कि ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी के कामों से दूर थे, पियक्कड़ थे, अत्याचारी थे, व्यापारी थे, लेकिन लोगों को चीट करते थे, धोखा करते थे, उपदेशक थे, और लेकिन वो सही धर्म को नहीं फॉलो करते थे, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए जो क्रिश्चियनिटी थी उसको बताते थे। लैंगलैंड विविडली प्रेजेंट्स एन अकाउंट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ कॉमन मैन। तो इस तरीके से विलियम लैंगलैंड ने बहुत अच्छे से उस समय के 14th सेंचुरी का जो कॉमन मैन था, साधारण आदमी थे, जो उस समय का जो सोसाइटी थी, कौन कौन से सफरिंग्स मतलब यातनाएं झेल रहे थे, किस तरह से परेशान थे, उसको प्रेजेंट किया है अपने वर्क में। एंड ड्रॉज अ सिंपैथेटिक पिक्चर ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी पीसेंट्री। पीसेंट्री माने किसान जनता जो होती है, फार्मर्स होते हैं, तो उनके प्रति उनका एक, उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण पिक्चर प्रेजेंट किया है उन्होंने, उनके सफरिंग्स को बताया है। नेक्स्ट राइटर वॉज जॉन गोवर। सो ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज 3 वर्क्स। सो 3 ही अपने उनके 3 वर्क्स हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ये फ्रेंच में था। वॉक्स क्लेमेटिस सॉरी इन लैटिन में था। एंड कन्फेसियो एमेंटिस, ये इंग्लिश में था। यस, तो ये इंग्लिश में था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। द कन्फेसियो एमेंटिस जो था, ये कॉन्वेंशनल एल्गोरी थी। कॉन्वेंशनल एल्गोरी मतलब पारंपरिक एक रूपक कथा थी। विद अ डिस्क्विजिशन माने होता है चर्चा ऑन 7 डेडली सिंस। 7 डेडली सिंस के बारे में जिसमें कि चर्चा
की गई थी। तो ये जो 7 डेडली सिंस हैं वो 7 घातक पाप कह लीजिए रोमन कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है प्राइड, आप नोट कर लीजिए, यहाँ नोट नहीं है तो मैं इसको ओरली बोल रही हूँ, आप पर इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 है प्राइड, नंबर 2 है ग्रीड, नंबर 3 रैथ, WRATH रैथ, जिसका मीनिंग होता है क्रोध। नंबर 4 है इनवी मतलब दुश्मनी, नंबर 5 है लस्ट, नंबर 6 है ग्लुटनी, GLUTTONY, एंड नंबर 7 है स्लोथ, SLOTH। तो इस तरीके से ये 7 डेडली सिंस हैं। इसके बारे में फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और डीपली पढ़ेंगे। तो इस पर चर्चा की है कन्फ्यूशियस एडवेंटिस्ट वर्क में जॉन गोवर ने, एक ये पारंपरिक रूपक कथा है। नेक्स्ट है जॉन वैक्लिफ। जॉन वैक्लिफ का पीरियड था 1324 से 1384 तक, बॉर्न इन यॉर्कशायर एंड एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई करी थी। वैक्लिफ टुक होली ऑर्डर्स एंड टुक अ लीडिंग पार्ट इन द इक्लेसिस्टिकल फ्यूड्स ऑफ द डे। इक्लेसिस्टिकल फ्यूड्स होते हैं, इक्लेसिस्टिकल इट मीन्स होता है इक्लेसिस्टिकल मीन्स होता है चर्च या ईसाई धर्म से संबंधित, और फ्यूड्स माने होता है झगड़े। तो चर्च और ईसाई धर्म से संबंधित जो भी झगड़े थे उस समय, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने वर्क में। जॉन वैक्लिफ ने उस पर फोकस किया। ही रोट मैनी बुक्स इन लैटिन एंड सपोर्ट ऑफ हिज रेवोल्यूशनरी ओपिनियन। उन्होंने अपने बुक्स को लैटिन में लिखा है और सपोर्ट किया है जो क्रांतिकारी उनके विचार थे, मतलब बदलाव को लेकर के, उस पर उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन विचारों को प्रस्तुत किया है अपने वर्क में। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है चर्च और ईसाई धर्म संबंधी झगड़ों को लेकर के और किस तरह के सुधार होने चाहिए थे। नेक्स्ट अब आते हैं बात, ये तो हो गया चौसर के पीरियड, स्पेशली 1400 में तक कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर हुए थे। तो हमने पढ़ा चौसर को, लैंगलैंड को पढ़ा, जॉन वैक्लिफ को पढ़ा, एंड जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड। इस तरीके से 4 राइटर इम्पोर्टेंट हमें मिले। नेक्स्ट पीरियड आता है फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलेनी। ये होता है, इसको बैरन पीरियड भी कहा गया क्योंकि, और इसीलिए मैंने लिखा और अ बैरन पीरियड, एक बंजर पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में कोई बहुत बड़ी रचना नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हुआ, और इसका समय था लगभग 115 ईयर्स का। 1400 से शुरू हुआ था एंड 1515 तक रहा था। द पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1401 टू 1515 इज़ अ लॉन्ग बैरड पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत लंबा बंजर समय था क्योंकि उसमें कोई भी बहुत फ्रूटफुल या इम्पोर्टेंट वर्क या कोई बहुत ही रिनाउंड राइटर नहीं हुआ। चौसर वॉज इमिटेटेड बोथ इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब चौसर को ही लोग इमिटेट कर रहे थे इंग्लैंड में भी और स्कॉटलैंड में भी। तो इस तरीके से एक टीम तैयार हुई, एक इंग्लिश चौसरियन की टीम तैयार हुई, इंग्लिश चौसरियंस की और स्कॉटिश चौसरियन की। तो इंग्लिश चौसरियंस में कौन लोग थे उस समय? थॉमस ऑक्लेव थे, जॉन लिडगेट थे, स्टीफन होप्स एंड जॉन स्केल्टन थे। वर पुअर इमिटेटर्स ऑफ चौसर्स पोएटिक आर्ट, जिन्होंने चौसर्स की जो काव्यात्मक शैली थी उसके बहुत पुअर इमिटेटर्स थे। मतलब इमिटेट तो क्या था, बट बिल्कुल बहुत अच्छा तो इमिटेट नहीं कर पाए थे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड नथिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के समय में उन्होंने बहुत बड़ा कोई योगदान काव्य को लेके विकास में नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश चौसरियन के बाद स्कॉटिश चौसरियन। तो यस, पहले हम इन्हीं को और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो थे थॉमस ऑक्लेव, वेट, थॉमस ऑक्लेव जो थे, ये रोट अ लॉन्ग पोएम कॉल्ड द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस। इन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी थी, थॉमस ऑक्लेव या आर हॉक्लेव, इस तरीके से इनको कहा जाता है। इन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी थी जिसका टाइटल था द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस इन चौसर 7 लाइन स्टेंजा राइमिंग ABBCC। तो जो चौसर्स का 7 लाइन स्टेंजा था उसी को फॉलो करते हुए, एंड इन हिज प्रोलॉग, जो कि चौसर ने अपने प्रोलॉग में फॉलो किया है। नेक्स्ट थे स्टीफन होप्स। स्टीफन होप्स Wolf's pastime of pleasure followed the old allegorical mode in which he tells us much about himself, describes his grief on Chaucer's death, and sings his master's praises. तो स्टीफन होप्स ने उस समय जो वर्क लिखे थे वो ओल्ड एल्गोरिकल मोड पर ही थे, पारंपरिक
पुराना जो मेथड था उसी पर ही बेस्ड करके लिखा था। इन्होंने बहुत कुछ बताया है, चौसर की डेथ पर दुख व्यक्त किया है और अपने मास्टर की प्रशंसा के गीत गाए हैं चौसर होफ ने, स्टीफन होफ्स ने। द नेक्स्ट पोएम ऑफ इज मर्डर ऑफ गॉड। अगली जो पोएम इनकी थी मर्डर ऑफ गॉड थी। नेक्स्ट राइटर थे लिडगेट, इंग्लिश चौसरियंस में ही। तो ये जो लिडगेट थे इन्होंने अ लर्नड बेनेडिक्टाइन मॉन्क ऑफ बरी सेंट एडमंड्स, हिज लॉन्गर प्रोडक्शंस being the stories of thieves designed as a new Canterbury tales, the Troy book and the Falls of Princess, the last based on a French paraphrases of Latin work by Boccaccio। ये सब इनके वर्क थे लिडगेट में। अब आते हैं स्कॉटिश चौसरियन पर। तो स्कॉटिश चौसरियन जो थे जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन थे एंड विलियम डनबर थे एंड ग्रेविन डगलस, सर डेविड लिंडसे। शो सम साइंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड फ्रेशनेस। जेम्स फर्स्ट के वर्क हैं द किंग स्क्वायर दैट इज अ बुक, अ लॉन्ग पोएम इन विच जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड टेल्स ऑफ हिज लव फॉर द लेडी जेन ब्यूफोर्ट हु आफ्टरवर्ड्स बिकेम हिज वाइफ। इस बुक में इन्होंने बताया है लेडी जेन ब्यूफोर्ट के प्रति अपने प्रेम को बताया और बाद में वो उनकी वाइफ बनती हैं। विलियम डनबर्स पोइट्री इज हिज एलिगोरिकल पोएम द थिस्टल एंड द रोज एंड सैटरिकल पोएम बैलेड्स डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। विलियम डनबर की जो पोइट्री है वो भी एक एल्गोरिकल पोएम थी, उसमें से द थिस्टल एंड द रोज थी और दूसरी जो पोएम उन्होंने लिखा है बैलेड है वो सैटरिकल पोएम है डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। तो इस तरीके से दो वर्क इन्होंने लिखे थे दिए थे। रॉबर्ट हेनरिसन who followed the Chaucerian model in his Testament of Proceed, but also produced in Robin and Macne and a story which anticipates Burns Duncan Gray। तो बस इनकी यही इंपॉर्टेंट वर्क है। रॉबर्ट हेनरिसन के टेस्टामेंट ऑफ प्रोसीड है, रॉबिन मैकेन है एंड द बर्न्स डंकन ग्रे है। नेक्स्ट है राइटर हैं गैविन डुगलस जो कि इन्होंने लिखा था पोलिस of honor is full of Chaucer, the battle of Otterburn and the nut brown maid and the numerous ballad of the Robin Hood cycle first took shape। रॉबिन हुड साइकिल जो था अभी इसके बारे में आगे बताऊंगी और ऊपर भी जो रॉबिन हुड अभी साइकिल की बात होगी जब इसमें मिस्ट्री प्लेज और इन सब को लेकर के, तो उसके वहीं पर आपको रॉबिन हुड साइकिल के बारे में पता चलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ बैलेड्स लिखे थे गैविन डुगलस ने। प्रोज ऑफ द 15th सेंचुरी का जो प्रोज था उसकी शुरुआत कैसे होती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज वॉज फैसिलिटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन। प्रोज का विकास कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो ये सबसे पहले जब विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करी और लगाई इन 1476 उसी के साथ शुरू होता है। तो रेजिनर्ड Peacock's two work, Pressure of Overmuch Blaming of the Clergy and the Book of Faith, are landmarks in the history of English prose। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज में ये दोनों बुक जो वर्क थे जो रेजिनॉल्ड पीकॉक के, रिप्रेसर ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्गी एंड द बुक ऑफ फेथ, ये दो वर्क बहुत एक लैंडमार्क साबित हुए। सर जॉन फॉर्टेस्क्यू इज नोन फॉर हिज इंग्लिश वर्क, उस समय के प्रोज राइटर हैं ये। तो इन्होंने इनका जो वर्क था डिफरेंस बिटवीन एंड ऑब्सल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, ये दो वर्क जो हैं ये इनके जाने माने वर्क हैं, प्रोज वर्क हैं। नेक्स्ट का टाइम था 1421 से 1491 तक। हु इज सेटिंग अप हिज प्रेस एट वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड इन 1476 बिकेम आवर फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर। तो सबसे पहले इंग्लिश प्रिंटर कौन है, तो विलियम कैंगस्टन हैं और इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में इस्टेब्लिश करी थी। दस डिजर्व्स रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेट forerunners of the intellectual revival of the 16th। He made 24 translations from French, Dutch and Latin text. The recycle of the histories of Troy, the game and play of the cheese 1474 में रेनॉल्ड एंड फोक्स translated from the Dutch and the dicts and sayings of philosophies are his famous work। तो विलियम कैंगस्टन के ये कुछ फेमस वर्क थे। सर थॉमस मेलोरी का नाम आता है। सर थॉमस मेलोरी
को आप जानते होंगे, इन नाम से इनका नाम सुन रखा होगा। और किस वर्क के लिए? क्योंकि उसका लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन से भी कनेक्शन है। सर थॉमस मेलोरीज मेमोरेबल वर्क मॉर्टे डी ऑर्थर वॉज पब्लिश्ड बाय कैक्सटन ने ही मॉर्टे डी ऑर्थर वर्क, जो थॉमस मेलोरी का वर्क था, इसको पब्लिश किया था। वो पॉइंटेड आउट दैट इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ किंग एडवर्ड फोर्थ। ये किंग एडवर्ड फोर्थ के शासनकाल में पूरा हुआ था 1470 में। और लॉर्ड टेनिसन का जो फेमस वर्क है आइडल्स ऑफ द किंग, ये बहुत ज़्यादा मेलोरी के मॉर्टे डी ऑर्थर से प्रभावित था। मतलब टेनिसन मॉर्टे डी ऑर्थर बुक से बहुत प्रभावित हुए, मेलोरी की इस बुक से, और इन्होंने आइडल्स ऑफ द किंग वर्क लिखा, जिस पर की प्रभाव देखने को मिलता है। द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा, पोइट्री की बात हो गई, प्रोज की बात हो गई, अब ड्रामा की शुरुआत होती है। और हमको सभी को पता है कि ड्रामा की शुरुआत 15th सेंचुरी से मानी जाती है। द ब्रिटिश ड्रामा बिगेन इन द 15th सेंचुरी। इट ग्रीव आउट ऑफ लिटर्जी एक रिलीजियस सेरेमनी है जिसमें कि चर्च में ड्रामा किए जाते थे। इन द बिगिनिंग द प्लेज वर रिटन इन लैटिन एंड फ्रेंच और फ्रेंच। सबसे पहले तो जब प्लेज लिखे गए तो वो सबसे पहले लैटिन और फ्रेंच में मतलब फ्रेंच भाषा में लिखे गए। द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज which grew out of the liturgical drama came into being in the 14th century. मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस जो थे उस समय एक लिटर्जिकल ड्रामा थे 14th सेंचुरी में, जिसमें कि मिस्ट्री डील्ट विथ सब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम द बाइबल। जो मिस्ट्री प्लेस थे उनके जो विषय होते थे वो बाइबल से लिए जाते थे, बाइबल की स्टोरीज थी उनसे लिए जाते थे। एंड द मिरेकल विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिरेकुलम आर वंडरफुल थिंग इन द लाइफ्स ऑफ सेंट्स। साधु संतों की जो जादूमयी मतलब मिरेकल्स होते थे, चमत्कार होते थे, उनके प्रस्तुतिकरण को लेकर के ये मिरेकल प्लेस लिखे गए थे। द एक्टर्स इन दीज प्लेस वर ऑल एमच्योर्स। तो जो भी उस समय के इन प्लेस के जो भी एक्टर होते थे, जो भी एक्टिंग करते थे वो एमच्योर होते थे। एंड मतलब नौसिखिया होते थे, बहुत एक्सपर्ट नहीं होते थे। द परफॉर्मेंस ऑफ द मिस्ट्री प्लेस शौकिया होते थे, मतलब उनको शौक था। द परफॉर्मेंस ऑफ द मिस्ट्री प्लेस वॉज असाइंड टू 4 गिल्ड्स ऑफ डिफरेंट टाउन्स। तो ये 4 एरियाज थे, 4 प्लेसेस थे, टाउन्स थे, जिनमें कि ये मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस किए गए थे। इसको नाम दिया गया था द चेस्टर साइकिल ऑफ 25 प्लेस। तो चेस्टर साइकिल में 25 प्लेस किए गए, कॉन्वेंट्री में 42, वेकफील्ड में 32 एंड यॉर्क में 48। बोथ सीरियस एंड लाफ्टर मिंगल इन दिस प्लेस। तो इन सभी में हंसी ठहाका और सीरियसनेस, गंभीरता सब देखने को, सबका मिक्सचर देखने को मिलता था। द मोरालिटीज वर सीरियस प्लेस विच डील्ड विथ abstractions and allegory. The characters represented certain qualities and types. अब जो मोरलिटीज प्ले होते थे तो वो नैतिकता सिखाते थे, मोरल देते थे, सिन, ग्रेस, रिप्रेप्टेंस, परसिवरेंस, सर्टेन क्वालिटीज एंड टाइप्स जो थे उनके, सिन, ग्रेस, रेपेंटेंस, परसिवरेंस, गुड एंड बैड, एंजल्स एंड 7 डेडली सिंस। जैसा कि अभी पहले भी 7 डेडली सिंस के बारे में मैंने बताया। ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट एंड अ सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड यूनिटी ऑफ फॉर्म डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम मिस्ट्री प्लेस। तो इस तरीके से ये सारी क्वालिटीज़ मोरलिटीज में होती थी, मोरलिटीज़ प्ले में जो होते थे उनमें, कि ये मोरल्स उससे मिले देखने वालों को। तो इसलिए ये मिस्ट्री प्ले से डिफरेंट होते थे। दे आर इन राइम, ये सभी राइम में होते थे। नेक्स्ट है इंटरल्यूड। तो इंटरल्यूड लिखे गए उस समय जो कि शॉर्ट प्ले होते थे, दैट इंट्रोड्यूस रियल कैरेक्टर्स, जो कि वास्तविक जीवन से होते थे उनके कैरेक्टर्स, एंड यूजली ऑफ हम्बल रैंक, बहुत ही अच्छी मतलब हम्बल रैंक के लोग होते थे वो। देयर वॉज एब्सेंस ऑफ एल्गोरिकल फिगर्स इन दीज प्लेस। इनमें कोई भी रूपक कथा टाइप में नहीं होता था कि फिगरेटिव मीनिंग छिपी हो, डायरेक्ट रियल कैरेक्टर्स होते थे। ह्यूमर इज़ द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज प्लेस। ह्यूमर जो था वो उसकी बहुत बड़ी विशेषता होती थी इन सभी प्लेस की। जॉन हेवुड्स द 4 पीस। तो इंटरल्यूड कौन कौन से फेमस इंटरल्यूड्स हैं? जॉन हेवुड का द 4 पीस है, जॉन है, एंड रोस्टल्स का न्यू इंटरल्यूड है, एंड मैडवल्स का फोर्गन्स एंड लुक्रीस एंड कोलेस्टो मेलिबी है, आर रिमार्केबल प्लेस ऑफ दिस टाइप। तो अब ये बात हो गई
मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस के बारे में, इंटरल्यूड के बारे में, तो किस तरीके से 15th सेंचुरी में प्रोज पोइट्री एंड ड्रामा का स्टार्टिंग होती है। अब इसके बाद ड्रामा बिगिन हो चुका है, तो अगला वीडियो होगा एज ऑफ शेक्सपियर को लेकर के, और शेक्सपियरियन ड्रामा के बारे में हम बहुत सारा नॉलेज पढ़ेंगे अपने इस नोट्स से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ give the thumb of like, and if you haven't subscribed the channel, so please do subscribe and comment me if there are any suggestions and query. And thanks for watching. We'll meet you with another video. Till then, take care. Bye bye.